बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे कल हमने डिस्कस किया था डाउन सेल। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल। ये सेल आपके पास ये उसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन शो की हुई है। तो ज़रूरी नहीं आप जिस तरह बुक पे है इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, बस एक स्केच बना दें ताकि आइडिया हो कि कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है और कैसे उसने जो है ना वो वर्किंग उसकी है। अच्छा जी, डायाफ्राम सेल जो हम यूज़ करते हैं ये यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा की प्रेपरेशन के लिए हम इस नेल्सन सेल को या डायाफ्राम सेल जो है ना इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जिसमें हमारे पास एक तरफ एनोड है और एक तरफ आपका कैथोड है। ये एनोड सेंटर में है, जो ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड होता है, और ये जो आपके पास परफोरेटेड की शक्ल में है ये आपका परफोरेटेड आयरन कैथोड है, जो कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। प्लस ये परफोरेटेड है कि इसमें से मालिक्यूल्स पास होके नीचे ये कैच बेसिन में आके इकट्ठे होते रहते हैं। और इसमें आपके पास जो हाइड्रोजन है वो आपकी कैथोड पे आती है और जो क्लोरीन आपकी है वो एनोड पे आती है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है जिसमें सेंटर में एनोड हो गया, साइडों पे ये परफोरेटेड कैथोड हो गया, इसके ऊपर ये डूम चिमनी सी है जहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो निकलती है और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस के लिए आउटलेट दिया हुआ है, और इसी के अंदर हमने ये इसको ब्राइन सोल्यूशन से फिल किया होता है। ब्राइन सोल्यूशन हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ना, यानी सोडियम क्लोराइड काफ़ी हद तक उसमें हल हमने किया होता है पानी के अंदर। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl जो है उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। वो यहाँ पे हमने इस परफोरेटेड आयरन कैथोड के अंदर उसको फिट किया होता है, और नीचे ये कैच बेसन है जो यहाँ से मटेरियल नीचे गिरेंगे तो उनको ये कैच करके आप यहाँ पे कलेक्ट करता रहता है। वर्किंग में इसमें क्या है कि हमारे पास अब जो कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया ना, तो सोडियम क्लोराइड की वजह से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन वहाँ मौजूद है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मौजूद है। लेकिन पानी भी साथ मौजूद है, तो पानी की वजह वजह से H+ आयन और OH- आयन भी मौजूद है। तो टोटल हमारे पास इस वक्त सोल्यूशन के अंदर 4 आयन हैं, एक सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और H+ आयन। 4 आयन हमारे पास आते हैं। अच्छा, अब इन चारों में फिर एनोड जो आपका पॉजिटिव है उसकी तरफ नेगेटिव वाले आयन मूव करेंगे। नेगेटिव वाले आयन हमारे पास यहाँ क्लोराइड है और हाइड्रोक्साइड है। तो अब दो जब आपके एनायन आएंगे तो फिर ज़ाहिर बात इन दोनों में से जिसकी डिस्चार्ज होने की पावर ज़्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल होने की पावर ज़्यादा होगी, वो पहले डिस्चार्ज होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये इसकी है जो हाइड्रोक्साइड है ना, इसकी डिस्चार्ज होने की पावर ज़्यादा है क्लोरीन की निस्बत से। लेकिन हमने चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हम चाह रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड जो है वो डिस्चार्ज ना हो, वो सोल्यूशन के अंदर ही रहे, और क्लोराइड जो है वो डिस्चार्ज हो जाए। तो उसका तरीक़ेकार यही था कि आप जो सोल्यूशन ले रहे हैं वो कंसनट्रेटेड ले लें, यानी क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन को ज़्यादा कर दें, तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं जा पाएंगे और क्लोराइड आयन जो है वो जाके डिस्चार्ज होता रहेगा। तो यहाँ इसी वजह से हमने यहाँ ब्राइन सोल्यूशन लिया है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लिया है, ताकि जो क्लोराइड है इसकी डिस्चार्ज होने की पावर जो है वो हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा हो जाएगी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर, और यही फिर एनोड पे आके क्लोरीन गैस की शक्ल में निकलता रहेगा। हाइड्रोक्साइड आयन पीछे सोल्यूशन में ही पड़े रहेंगे। इसी तरह दूसरा जो कैटायन आपके पास वो भी दो थे, सोडियम आयन और H+ आयन। लेकिन सोडियम आयन और H+ आयन इन दोनों की जो डिस्चार्ज होने की पावर है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यानी H+ आयन की डिस्चार्ज होने की पावर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयन। तो इस वजह से H+ आयन ही डिस्चार्ज होते हैं आपके कैथोड पे आके और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता इस कंडीशन में। तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पीछे सोल्यूशन में बच जाते हैं, और वो दोनों मिक्सअप होके सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन या कास्टिक सोडा जो है वो बना देते हैं, जिसको हम नीचे ये कैच बेसिन के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद है जी कलेक्शन ऑफ कास्टिक सोडा। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पास सोल्यूशन नीचे पहुंचता है वो सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, बल्कि वो 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 16% उसमें NaCl है, बाकी उसमें पानी होता है। मतलब वाटर भी साथ है ना, सोल्यूशन हमने लिया तो वाटर के सिर्फ 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 16% NaCl है, बाकी तकरीबन बच गया 16 और 17 और 10 27, तो पीछे 73% जो आपका वहां पे पानी मौजूद है। evaporation of this solution crystallizes the less soluble sodium chloride। अब हम क्या करते हैं, उसकी evaporation कर लेते हैं, पानी वगैरह उसमें से उड़ा देते हैं, और पानी उड़ाने की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड तो जो है ना आपका वो सोल्यूशन ही रहता है। एक तो evaporation कर रहे हैं, दूसरा हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर पहले सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बारी बाद में आती है। तो सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल पहले आई, उनको हमने सेपरेट कर लेते हैं, तो पीछे सोल्यूशन में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना उसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो कहते हैं ये लिक्विड लेफ्ट जो हमारे पास वो तकरीबन 50% तक हम सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ले जाते हैं, और 1% उसमें NaCl एज इम्प्योरिटी रह जाता है। और कमर्शियल पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ये 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और ये इतनी स्मॉल जो इम्प्योरिटी है वो हमारे कमर्शियल यूज़ के अंदर को इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। कमर्शियल यूज़ से मुराद ये होता है कि जैसे एक तो हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं ना, एक तो नंबर वन पे होता है जो साइंटिस्ट है वो इस्तेमाल करते हैं, तो साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं उनको 100% चीज़ प्योर चाहिए होती है, ताकि जो भी वो रिएक्शन करवा रहे हैं वो ठीक हो और उसके रिजल्ट्स जो है वो पता चले भी क्या आते हैं। तो इस वजह से फिर वो वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर यूज़ करते हैं तो उसको फिर हम बोलते हैं एनालिटिकल ग्रेड। एनालिटिकल ग्रेड मतलब 100% प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड वो यूज करेंगे, उसको एनालिटिकल ग्रेड बोलते हैं। उससे नीचे आता है लेबोरेटरी ग्रेड, उसे हम कहते हैं। जैसे हम आपके FSC में, BSc में, MSc में प्रैक्टिकल के लिए हम इस्तेमाल करें, तो हमारा मकसद तो सिर्फ ये होता है कि जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसका रिजल्ट जो है ना वो आना चाहिए। तो उसमें इम्प्योरिटी थोड़ी बहुत आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक हो। तो इस वजह से फिर वो हमारा उसको बोलते हैं लेबोरेटरी ग्रेड। उसके अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम अगर लेते हैं तो वो 90% 80% प्योर होता है, 10-20% वो इम्प्योर होता है। ठीक हो गई। तीसरे नंबर पे ये हो गया लेबोरेटरी ग्रेड, और लास्ट में होता है आपके पास कमर्शियल ग्रेड ना, जैसे कमर्शियल पर्पस के लिए उसमें इम्प्योरिटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसको हम कमर्शियल के लिए, जैसे कमर्शियल से मैं मुराद लूँ सोप बनाना हो, साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, तो उसके लिए 100% प्योर होना ज़रूरी नहीं है, वो ये 50% प्योरिटी वाला जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये वाला 50% प्योर वाला जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम यूज कर सकते हैं उसके अंदर ना, कमर्शियल पर्पस से साबुन बनाने के। तो साबुन के अंदर थोड़ा बहुत नमक आ भी जाए तो वो साबुन की जो है वो जो करेक्टरिस्टिक्स है उस पर अफेक्ट नहीं करता, उसको चेंज नहीं करता। तो इस वजह से ये कमर्शियल पर्पस के लिए ये वाला हाइड्रोक्साइड चल जाएगा। रिएक्शन इसके हमारे पास क्या आते हैं जी, एनोड के ऊपर हमारे क्लोराइड आयन गया था, और क्लोरीन दो क्लोराइड आयन जो है वो क्लोरीन गैस में बदल जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। ये MCQ में भी याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी याद रखना है कि जो एनोड पे रिएक्शन है ना डायाफ्राम सेल में और नेल्सन सेल में, नेल्सन सेल में भी यही था, क्लोरीन की प्रोडक्शन थी एनोड के ऊपर, और इधर डायाफ्राम सेल जो है ये नेल्सन सेल उसके अंदर भी ये सेम एनोड के ऊपर क्लोरीन की प्रोडक्शन है। तो यानी नेल्सन सेल और डायाफ्राम सेल में ये चीज़, सॉरी नेल्सन सेल या दूसरा वो डाउन सेल, डाउन सेल और नेल्सन सेल दोनों के अंदर ये वाली चीज़ जो है ना रिएक्शन कॉमन है कि एनोड के ऊपर इनका रिएक्शन सेम होता है। कैथोड के ऊपर H+ आयन आए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए H2 गैस बना दिया, और ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये है कि 2H+ आयन 2 क्लोराइड आयन मिलते हैं H2 और Cl2 गैसेस बना देते हैं। लेकिन और बाकी जो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड है ना वो हमारे सोल्यूशन में पीछे रह जाते हैं। प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, इस नेल्सन सेल के साथ दो प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। एक तो ये है कि जो क्लोरीन गैस एनोड पे आ रही होती है वो बेस के साथ उसका रिएक्शन हो सकता है, और वो रिएक्शन करके ये हाइपोक्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन और वाटर बना देती है।
तो ये अब अगर क्लोरीन इस हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर, अगर ये वाला रिएक्शन अक्कर होता है, तो फिर हमारा नुकसान ये है कि एक तो हमें यहाँ से क्लोरीन गैस नहीं मिलेगी जो हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, पीछे हम कह रहे थे हाइड्रोक्साइड और सोडियम बच के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दे, तो जब हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्शन करता रहेगा, क्लोरीन से रिएक्शन होते रहेंगे, तो फिर आपके पास जो नीचे पीछे सोल्यूशन है उसके अंदर हाइड्रोक्साइड भी नहीं बचेगा, यानी आपको कास्टिक सोडा भी नहीं मिलेगा और आपको क्लोरीन गैस भी वो भी नहीं मिलेगी कि वो रिएक्शन करके किसी और ये हाइपोक्लोराइड क्लोराइड आयन वगैरह में कन्वर्ट होती जा रही है। तो हमारा इस रिएक्शन को फिर लगाने का कोई मकसद नहीं रहता और कोई यूजफुल प्रोडक्ट भी हमें नहीं मिलती। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एस्बेस्टास डायफ्राम यूज़ करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को और वाटर को सेपरेट रखता है, और इस तरह हमारे पास सोडियम आयन जो है वो कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं। इसको मैं समझाने के लिए अब यहाँ डायग्राम तो नहीं, लेकिन इन्होंने ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है ना सेंटर में, एक तरफ ये एनोड है एक तरफ कैथोड है, एनोड और कैथोड के दरमियान में डायफ्राम लगाते हैं, ठीक हो, एनोड और कैथोड के दरमियान में डायफ्राम है। अच्छा, डायफ्राम क्या कर रहा है कि एक तरफ सोडियम आयन है और एक तरफ आपके हाइड्रोक्साइड आयन है, यानी ये क्लोराइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन को क्लोराइड आयन की तरफ जाने से रोक रहा होता है, यानी एनोड की तरफ जाने से रोक रहा होता है कि वहां पे जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो इसके साथ रिएक्शन ना कर ले। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये भी तो एनायन ही है, और ये भी एनोड पे जाके डिस्चार्ज हो सकते हैं, और अगर ये डिस्चार्ज होता है तो ऑक्सीजन गैस वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। हालांकि हमने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया हुआ है, ब्राइन सोल्यूशन, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की वजह से क्लोराइड आयन जो है उसकी जाने की डिस्चार्ज होने की पावर जो है वो ज्यादा होती है। जो क्लोराइड आयन है इसकी डिस्चार्ज होने की पावर जो है वो ज्यादा होती है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होने की वजह से, लेकिन फिर भी कुछ हाइड्रोक्साइड आयन जो है जो एनोड के साथ पास पहुंच जाए तो फिर उनके चांस हैं कि वो भी डिस्चार्ज हो जाए, और अगर वो डिस्चार्ज होते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन गैस वो प्रोड्यूस करेंगे, तो ये ऑक्सीजन गैस आपकी क्लोरीन को कंटेमिनेट कर, यानी क्लोरीन गैस तो यहाँ निकल ही रही है, उसके साथ ऑक्सीजन गैस भी आना शुरू हो जाएगी, तो क्लोरीन गैस प्योर नहीं रहेगी, ऑक्सीजन गैस के शामिल होने की वजह से इम्प्योर हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है हमारे, एक तो ये क्लोरीन गैस इम्प्योर हो जाएगी, दूसरा जो हाइड्रोक्साइड हमें चाहिए नीचे कास्टिक सोडे के लिए वो भी खत्म होते जाएंगे। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व होना चाहिए, और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि बाई कीपिंग द लेवल ऑफ ब्राइन सोल्यूशन इन एनोड कंपार्टमेंट लिटिल बिट हाई, यानी यहाँ एनोड, ये आपका एनोड कंपाउंड, इसके अंदर जो बोरान सोल्यूशन का लेवल है वो हम ज्यादा रखते हैं, ज्यादा जितना ज्यादा लेवल होगा उतना लिक्विड का प्रेशर नीचे की तरफ ज्यादा होता है, और फिर जो आयंस होते हैं उनका फ्लो नीचे की तरफ होगा और यहाँ से वो हाइड्रोक्साइड आयन वगैरह निकलते रहेंगे, और इस एनोड की तरफ जो वो मूव नहीं कर सकेंगे और यहाँ आके डिस्चार्ज नहीं होंगे। लें जी, ये आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ, इंपॉर्टेंट था ये भी, डाउन सेल वाला भी और नेल्सन सेल में। और इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं, एक तो ये है, डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर 99.9% प्योर सोडियम मेटल। डाउन सेल सोडियम मेटल के लिए था, सी ऑप्शन। और विच एलिमेंट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में आपके पास जो कैथोड था नेगेटिव चार्ज वाला ना, उसके ऊपर हाइड्रोजन जाती है, H प्लस आयन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये एमसीक्यू हो गया। और उसके बाद इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल कल हमने डिस्कस किए थे, ये एक्सरसाइज का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। और बस ये आगे ये लॉन्ग स्टार्ट हो जाए। ले ये चैप्टर तो आपका टॉपिक जो थे ना यहीं तक थे, तो ये मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 है,
तो चैप्टर नंबर 3 वो स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपका जो स्मार्ट सिलेबस है ना, उसके अंदर टॉपिक्स जो हैं 3.1 2 3 4, 3.1 से लेके 4 तक है जी। यानी ये 3.1 जनरल इंट्रोडक्शन भी है और कंपाउंड्स ऑफ बोरोन भी है। फिर उसके बाद रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम भी आ गया और 3.4 है ग्रुप 4 है एलिमेंट्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन ये आपका नहीं आता है ना, यहाँ तक जी आपका ये चैप्टर है। बस इसमें ये कंपाउंड्स ऑफ आगे ये जो लास्ट में है सिलिकेट्स वगैरह ये वो यूजलेट ये सब निकाल दिए। फर्स्ट है जी इसका थर्ड का इंट्रोडक्शन जो है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो क्वेश्चन इसके बनते हैं, यहाँ तो इन्होंने मिक्स ही किया हुआ है, चलो बुक से कर लेते हैं फिर इधर आ जाएंगे। एक तो आपके पास ये क्वेश्चन बनता है कि दूसरी लाइन में ना, द शॉर्ट क्वेश्चन है द अब्रप्ट इंक्रीज इन मेटालिक करेक्टर फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम is associated with the increased size of aluminum atom. The increase in the atomic size is not regular in this group. This is due to the presence of d electrons in heavier members which have poor shielding effect than s and p electrons. Short question यहाँ हम ये बनाते हैं कि जनाब जो बोरोन जो एल्यूमिनियम है उसका मेटेलिक करेक्टर बोरोन से काफ़ी ज़्यादा है, कि बोरोन तो नॉन मेटल है ना और जो एल्यूमिनियम है वो आपकी मेटल है, तो उसका मेटेलिक करेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही है वैसे पीरियोडिक टेबल में आपके पास ये साथ ही ग्रुप मेंबर में मौजूद है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा जो है ना वो ये बोरोन और साथ ही एल्यूमिनियम, तो एक ही मेंबर एक ही यानी स्टेप आगे हम गए हैं और ये इतना ज़्यादा उसका साइज इंक्रीज हुआ है कि ये मेटेलिक करेक्टर हो और वो नॉन मेटल बोरोन से। इससे आगे फिर जो है तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, अब सवाल हम ये बनाते हैं कि भाई ये जो आपके पास है तीसरा ग्रुप है उसमें जो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज है वो रेगुलर नहीं है। ये हम इधर से भी देख सकते हैं, ये एटॉमिक रेडियस देखें ना, बोरोन का है 80, एल्यूमिनियम का 125 है, फिर 126 है, फिर 144 है, 148 है। यानी इंक्रीज तो हो रहा है, जैसे हम नॉर्मल कहते हैं ना डाउन द ग्रुप जाएं तो साइज ऑफ द एटम जो है वो नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने की वजह से इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज तो हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई ये जो इंक्रीज है ये रेगुलर पैटर्न नहीं है। देखो ना 80 और 125 में तकरीबन 45 का फर्क है, और लेकिन 125 और 126 में सिर्फ एक का फर्क है। ठीक है जी। फिर इसी तरह 126 144 करेंगे तो वो तकरीबन 20 के करीब 18 के करीब इसका फर्क पड़ता है 18, और 144 148 में सिर्फ 4 का फर्क है। तो यानी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इंक्रीज जो है वो रेगुलर नहीं है कि जैसे यहाँ 40 का फर्क पड़ा था तो आगे भी 40 40 40 पड़ता जाता, ऐसा नहीं होता। कह रहे कि उसमें यानी ये जो एल्यूमिनियम देखो ना, बोरोन और एल्यूमिनियम में ये चीज ऐसे है कि ये बोरोन और एल्यूमिनियम में साइज का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है।
लेकिन आप एल्यूमिनियम और गैलियम को देखें ना, तो इधर साइज इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, और ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दूसरे नंबर पे, उसको अगर गौर करें ना, तो यहाँ पे गैलियम में अब डी ऑर्बिटल जो है ना उसके इलेक्ट्रॉन आए हैं, 3s3p थे ना, इधर 4s4p हो गए। तो तीसरे शेल में एडिशनल जो चीज ऐड हुई है वो ये 3d10 है, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, इसमें चौथे डी में 10 आए, इसमें पांचवें डी में और एफ में, एफ वाला ऑर्बिटल जो है वो शामिल हुआ है। तो यानी डी और एफ ऑर्बिटल जो है उनमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं नए, बाकी इनमें एस पी जो है उसी तरह सेम आ रहा है। अब यही बात उसने यहाँ की है कि ये जो आपके पास है ना डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं या एफ में आते हैं, इन 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 सब शेल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा पुअर है, विच है पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन एस एंड पी। एस और पी की निस्बत से इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन को इन्होंने रोकना है, शील्ड करना है। जितना ये रोकेंगे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को वैलेंस शेल से, जितना ये रोकेंगे दरमियान में आके, उतना वो जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। ये वैलेंस शेल है ना 4s4p, तो डी यहाँ पे आ रहा है, ये न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में ये डी है। तो डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है ये जितने ज्यादा शील्डिंग करेंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को रोकेंगे, उतना ये बाहर वाले शेल न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे और साइज बड़ा होगा। ठीक हो गया। अब उसने जो जुमला बोला ना कि इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, मतलब ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को इतना ज्यादा रोकते ही नहीं है, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को चूंकि ये ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, तो फिर न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बड़ी मजबूती से खींचता है, और उस खींचने की वजह से साइज जो होता है वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता, थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो यही आंसर हम देते हैं कि जो डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इतना ज्यादा जो साइज है उसको इंक्रीज जो है वो नहीं होने देते, या इंक्रीज नहीं हो पाता साइज, उल्टा वो साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता। ठीक हो गई। तो ओवरऑल हमारी बात तो वो वैसी है कि इंक्रीज है अप से डाउन, लेकिन जो इंक्रीज है वो इतना ज्यादा रेगुलर नहीं है। और रेगुलर क्यों नहीं है? इन डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने की वजह से। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये था जी। उसके बाद है अक्रंस, है अक्रंस के अंदर हमारे पास एक तो ये पॉइंट आपका एमसीक्यू के तौर पे कि बोरोन जो है वो अबंडेंट एलिमेंट्स में से नहीं है, और ट्रेसेस इन वो जमीन के अंदर ये बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, और प्लांट्स को भी वेरी स्मॉल अमाउंट में ये चाहिए होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। प्लांट्स के हम पढ़ते हैं ना, कुछ माइक्रो इंग्रेडिएंट होते हैं, कुछ मैक्रो, कुछ ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, कुछ थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो ये बोरोन जो है वो थोड़ी अमाउंट में जो चाहिए होते हैं उनमें से एक एलिमेंट होता है। और नेचर में जो पाया जाता है वो ऑक्सीबोरेट आयंस की शक्ल में पाया जाता है, और इसके काफी सारे साल्ट्स हैं पॉलीबोरिक एसिड्स की शक्ल में। एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ये एमसीक्यू आपका आ गया। और अर्थ क्रस्ट के अंदर ना सबसे ज्यादा फर्स्ट पहले नंबर पे आपकी जो है वो ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। और ये भी एल्यूमिनो सिलिकेट्स की शक्ल में पाया जाता है नेचर में। इसके अलावा जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में। एमसीक्यू यहाँ पे आपका सिर्फ यही है कि एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडेंट है, एक बोरोन जो है वो ट्रेसेस में पाया जाता है और ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में नहीं पाया जाता। और दो हो गए, तीसरा ये बोरोन ऑक्सीबोरेट आयन की शक्ल में, और एल्यूमिनियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स की शक्ल में। उसके बाद है जी पेकुलर बिहेवियर ऑफ बोरोन। बोरोन पेकुलर बिहेवियर नॉर्मल से क्यों शो कर, जिस तरह कल हमने लिथियम और बेरिलियम की बात की थी, उसी तरह बोरोन भी है कि ये भी आपका पेकुलर बिहेवियर शो करता है, और ये भी रूटीन से। और वजह इसकी भी वही है जो हमने वहाँ बात की थी, उनका भी यही कहा था कि अपने ग्रुप में टॉप पे होने की वजह से ये बोरोन, जिस तरह ये दोनों लिथियम अपने पहले ग्रुप के टॉप पे था, बेरिलियम दूसरे ग्रुप के टॉप पे था, बोरोन तीसरे ग्रुप के टॉप पे है। तो ग्रुप के टॉप पे होने की वजह से, साइज में सबसे छोटा, चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होने की वजह से इनका जो मेटेलिक करेक्टर है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। बोरोन का तो खत्म हो गया ना, ये तो नॉन मेटेलिक करेक्टर ही बन जाता है इसका। ठीक हो गया।
तो इसी के यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी हेडिंग्स भी बनी। पहला नॉन मेटेलिक नेचर आ गई कि बोरोन वाहिद एलिमेंट है इस ग्रुप में जो नॉन मेटल है। दूसरा नॉन मेटल विथ 3 इलेक्ट्रॉन, और ये वाहिद नॉन मेटल है जिसके वैलेंस शेल में 3, क्योंकि हम वैसे तो कहते हैं ना पीरियोडिक टेबल में पहला दूसरा तीसरा ग्रुप, पहला दूसरा और तीसरा ग्रुप मेटल्स का है। तो तीन जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या 3 हो, वो मेटल्स के तौर पे बिहेव करते। तो बोरोन वाहिद एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो मेटल की बजाय नॉन मेटल के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद है जी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी वेरिएबल होती है, +3 भी शो करता है, -3 भी शो करता है। चूंकि ये पीरियोडिक टेबल के यहाँ सेंटर में मौजूद है ना, तो नॉन मेटल। इससे पीछे नॉन मेटल वाहिद सिर्फ हाइड्रोजन ही है जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपके पास जो है वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है बोरोन से ना। तो जब बोरोन हाइड्रोजन से जुड़ेगी तो फिर हाइड्रोजन का हम कहते हैं ना कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल किसी भी नॉन मेटल से जुड़ती है तो वो +1 स्टेट शो करती है, क्योंकि वो किसी भी नॉन मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनसे कम है। इसलिए तो हाइड्रोजन +1 जाएगी तो फिर बोरोन जो है वो माइनस में चला जाएगा। लेकिन इससे बोरोन आगे किसी भी मेंबर से जुड़ेगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो माइनस में जाएंगे और बोरोन को फिर पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। तो यही कंपाउंड जैसे BF3 है, फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन पे -3 हो गया तो बोरोन के ऊपर फिर +3 आ गया। इसी तरह BH3 में हाइड्रोजन के ऊपर +3 है, 3 हाइड्रोजन पे +3 हो गया तो बोरोन के ऊपर -3 हो गया। तो यानी बोरोन जो है वो +3 और -3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकती है। लेकिन इस ग्रुप की जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो तो मेटल्स है ना, वो सारी सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहे होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स के ये मालिकुलर एडिशन कंपाउंड्स भी बना लेती है, जैसे अमोनिया और BF3 है ना। BF3 में आपको पता है इसका बोरोन के वैलेंस शेल में इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बोरोन के 3 फ्लोरीन के मिलके 6 हो गए। इसका वैलेंस शेल मुकम्मल नहीं है। तो वैलेंस शेल को मुकम्मल करने के लिए फिर ये नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के बोरोन के साथ जुड़ता है और ये अटैच। अब ये भी एक मालिक्यूल है NH3 अलग से और BF3 एक अलग से मालिक्यूल है, दो मालिक्यूल मिलके एक मालिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसको इनको नाम देते हैं एडिशन कंपाउंड्स। पांचवा जी कोवलेंट कंपाउंड्स की जो बोरोन है वो स्टेबल कैटायन नहीं बनाती, यानी B+3 इस तरह नहीं बनाती, कैटायन नहीं बनाती, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं बना, क्योंकि नॉन मेटल है तो ये कैटायन भी नहीं बनाती और आयनिक कंपाउंड्स भी नहीं बनाती। अच्छा, आयनिक कंपाउंड से मुराद ये कि कैटायन की शक्ल, मतलब बी जिस तरह एल्यूमिनियम आपका नाइट्रेट है तो Al+3 हो गया और नाइट्रेट NO3- हो गया, तो वहां पे एल्यूमिनियम +3 एक कैटायन बना के एक आयनिक कंपाउंड बना रही है। बोरोन इस तरह नहीं बनाती। वैसे बोरोन के कंपाउंड्स हैं, जैसे ये देखें ना, ये नीचे बोरक्स लिखा हुआ है Na2B4O7। अब इसमें कैटायन तो सोडियम है ना, ये B4O7 जो है वो यानी बोरोन इस आयनिक कंपाउंड का हिस्सा तो है, लेकिन बोरोन यहाँ कैटायन के तौर पे नहीं है। बोरोन जो है वो यहाँ B4O7 जो आपका एनायन बना हुआ है उसका हिस्सा बना हुआ है, ठीक है, नॉन मेटल नेचर की वजह से। तो ये वो कह रहा है कि कैटायन, ये कैटायन और इस तरह आयनिक कंपाउंड इसने नहीं बनाने, बाकी वैसे इसके आयनिक कंपाउंड में ये पाई जरूर जाती है। इसके MCQs देख लेते हैं जी। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट टेबल के तीसरे ग्रुप का। अब तीसरे ग्रुप का है तो उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम यही देख लेंगे कि इनमें से किसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये पहला शेल है, फिर दूसरा शेल है, फिर ये तीसरा शेल है। तो तीसरे शेल में एस में 2 है और पी में 1 है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके वैलेंस शेल इस वक्त चौथा है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरे ग्रुप का मेंबर है। ये है इसके वैलेंस शेल में 2 और 6 8 पूरे हैं, तो ये कोई नोबल गैस है जिसका वैलेंस शेल मुकम्मल है। इस तरह ये इसके वैलेंस शेल में 3s2 और 3p3 है, 3 2 5 है, ये पांचवें ग्रुप का मेंबर है। तो तीसरे ग्रुप का सिर्फ आपका पहला बनता है। चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इस, एल्यूमिनियम का चीफ ओर जो है सस्ता, यानी उसका जो ओर बनता है वो कौन सा बनता है। तो इसमें Al2O3.2 वाटर गालबन यही है, एल्यूमिना जो है ना, यही बन जाता है इसका। चेक कर लेते हैं वैसे।
ये 7वां MCQs है ना। बी ऑप्शन है, हाँ जी। बी ऑप्शन यही है, Al2O3.2 वाटर, यही इसका बन जाए। विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद चार्ज +3, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है ऐसा आयन बनाता है जिसके ऊपर चार्ज +3 आता है। तो बेरिलियम तो दूसरे ग्रुप में, ये +2 के साथ बनाएगा। एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप में, ये +3 के साथ बनाएगा। ठीक हो गया। कार्बन जो है वो चौथे ग्रुप में, वो +4 में जा सकता है। अगर सिलिकॉन भी चौथे ग्रुप का है तो +4 में जाएगा। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे हमारे पास है जो +3 बनाता है, तो बी ऑप्शन हमारी बन गई। उसके बाद जी ये नेम द एलिमेंट्स एक्सरसाइज का सवाल है, इंपॉर्टेंट बारल ये नहीं है, ये सवाल तो कभी नहीं आया। ये इसमें जो बोल्ड किए हुए ना, ये आप जरूर याद रख लें MCQ के तौर पे ना, कि मे बी MCQ में आपसे नाम और फार्मूले पूछे जाए। बोरॉन पेकुलर बिहेवियर शो क्यों करता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके बाद ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो बना हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से, आपके पेपर्स के हवाले से। चलें जी, कल इंशाल्लाह फिर ये बोरक से स्टार्ट करेंगे।